हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में। इस सीरीज में मैं बहुत ही अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सभी के सभी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूं। एक एक चीज़ मैं बताते चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते चलूंगा, स्टार्ट टू एंड सब कुछ बताऊंगा। तो आप इस सीरीज को छोड़कर मत जाना, इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, लास्ट तक देखना अगर आपको नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो। और मुझे पता है आप सभी को नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। चलो, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये सीरीज़ जो है पूरी सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ना हम शांत बैठेंगे ना आप शांत बैठोगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवाते चलूँगा दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। देखो, हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आज एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, दिखाऊं आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये चित्र है ना, इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर है, क्या लिखा है जरा पढ़ो तो। पहला सवाल, 24 और 36 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स इन 24 एंड 36? देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड जानने से पहले आप ये तो जानो कि गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर्स क्या होते हैं। गुणनखंड आपको शब्द से ही पता चल रहा है। गुणनखंड का मतलब किसी संख्या के टुकड़े, जैसे कि मान लो मैंने 4 लिखा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 इंटू 2, है ना? तो 4 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। मान लो मैंने 6 लिखा, तो 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, यानी 6 के भी 2 टुकड़े कर दिए। तो 2 6 का गुणनखंड है और 3 भी 6 का गुणनखंड है। तो अगर आपको गुणनखंड निकालने हैं, यानी फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे ना, आप सीधा सीधा भाग दे के देख लो। आसान सा तरीका है, भाग देकर देख लो। जैसे कि मान लो 24 के गुणनखंड निकालने हैं हमें, तो आप चेक करो कि 24 में किसका किसका भाग चला जाता है, यानी 24 जो है किससे किससे डिविजिबल है। जैसे क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि 24 जो है 1 से डिविजिबल है, क्या बोलोगे जी? गुरुजी 1 से डिविजिबल है। 24 में 2 का भाग जाएगा क्या? जी बिल्कुल जाएगा। 24 में 3 का भाग जाएगा, 3/24, हाँ जाएगा। 24 में 4 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 4 6 के 24, और उसके बाद 6 का भी भाग जाएगा, 6 चौके 24, 8 का भी भाग जाएगा, 8 3 के 24। उसके बाद क्या? 12 का भी भाग 24 में चला जाएगा। उसके बाद किसी चीज़ का भाग नहीं जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे गुणनखंड हो गए 24 के। अब 36 के देख लेते हैं। 36 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 36 में किसका भाग जाएगा? 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 6 36 होता है, यानी 6 का भी भाग चला जाएगा। 8 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 9 का भाग जाएगा, 9 चौके 36, 9 4 36, तो 9 का भी भाग चला जाएगा। उसके बाद बताओ 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 बताओ, शर्माना नहीं है, बताओ। 9 के बाद 12 का भाग इसमें चला जाएगा, 12 तिहाई 36। उसके बाद 18 का भाग चला जाएगा, 18 दूना 36। तो ये सारे क्या हुए? 36 के फैक्टर्स हो गए, यानी 36 के गुणनखंड हो गए। अब जरा आगे बात बढ़ाते हैं और बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की। अभी तक हमने जाना कि गुणनखंड क्या होते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों समझो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि ऐसे गुणनखंड जो 24 में भी हो और 36 में भी हो। क्या? फिर से बोलो, बात नोट करना। ऐसे गुणनखंड जो 24 में भी हो और 36 में भी हो, उनको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब समझते हो ना जी, दोनों में हो, कॉमन फैक्टर। तो जरा बताओ मुझे, दोनों में क्या क्या है? 1 है, दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 भी दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 3 भी दोनों में है, ठीक, 3 को ट्रिक लगा लेते हैं। 4 भी दोनों में है, तो 4 को भी ट्रिक लगा लिया हमने। 6 भी दोनों में है, तो 6 को भी हमने ट्रिक लगा लिया, ठीक है। 8 भी दोनों में है, नहीं 8 दोनों में नहीं है, गलती नहीं, 8 दोनों में नहीं है, तो 8 को हमने काट दिया। 12 क्या दोनों में है? देखो जी, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, तो 12 को हमने ट्रिक लगा लिया। तो ये सारी संख्याएं, यानी 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए। 1 2 3 4 6 12, यानी फर्स्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था ना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि गुणनखंड क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी गुणनखंड नहीं समझ में आता है, गुणनखंड के सवाल आपसे नहीं होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। गुणनखंड के लिए यानी फैक्टर्स पे आधारित वीडियो मैं आपको लिए लेकर जरूर आऊँगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखो, काफ़ी समय
देखो काफ़ी टाइम हमारा हो गया पहले ही सवाल में, जल्दी जल्दी हम आगे के सवाल करेंगे, लेकिन आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ध्यान रखना, एग्ज़ाम टफ होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है, ये किससे है? मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन है ये। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? सिमिलर फिगर यानी समान आकृति का क्वेश्चन है। आपको पता है ना इसमें करना क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि आपके पास ना एक समस्या आकृति यानी क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होता है। दिस इज आप ये क्या है? ये क्वेश्चन फिगर यानी समस्या आकृति है। इसके अलावा आपके पास 4 उत्तर आंसर्स यानी उत्तर आकृतियाँ आपके पास दी हुई होती हैं, ABCD। ये इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसकी तरह एकदम हूबहू बिल्कुल इसकी तरह दिखता है। तो बताओ भाई, बहुत आसान सवाल है ये। सबसे बताओ, मैं इस एग्जाम में सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो है समान आकृति, सिमिलर फिगर वाले क्वेश्चन। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता है ना कि कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। तो एक बात मेरी ध्यान रखना बच्चे, कि चाहे वो मैथ्स का कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, चाहे वो मानसिक योग्यता का आसान से आसान क्वेश्चन हो, दोनों के नंबर कितने मिलने हैं आपको? 1.25। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन को कर लें, ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है, ऐसा हमें दिखाना नहीं कि मैं मैथ में 30 मार्क खानूँ, मुझे मैथ्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये स्ट्रैटेजी हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम सबसे आसान क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें, ताकि हमारा टाइम बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। बताओ तो सारे के सारे बच्चे आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो, डी ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल इसके समान दिखता है। ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है? देखो, चोंच इसमें 2 है और इसकी पंख भी नहीं है। बी ऑप्शन वाली चिड़िया थोड़ी नाराज दिख रही है, इधर मुंह ये की हुई है और इसने मुंह इधर किया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। सी के पंख में थोड़ी गड़बड़ी है भाई, तो सी भी हमने रिजेक्ट कर दिया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं। पेन ड्राइव कोर्सेस, मेमोरी कार्ड कोर्सेस। आप प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर्स भी हमसे मंगा सकते हो, OMR शीट्स भी मंगा सकते हो। अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है आपको कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7897293790 पर, या फिर 6260388361 पर। अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर ली, इस सीरीज को फॉलो कर लिया, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होके ही रहेगा। बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, साथ साथ मेहनत करने की, रोज इस वीडियो को फॉलो करने की, सीरीज को फॉलो करने की, ताकि मैं आपके सामने रोज नए नए क्वेश्चन, रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ और आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बात और मैं बताऊं कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नवोदय क्विज। नवोदय क्विज, ये ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लो। स्क्रीनशॉट तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, अपनी रैंकिंग देख सकते हो, स्कोर कार्ड देख सकते हो, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो और अच्छी हो। इसलिए आप हमें 5 स्टार की रेटिंग दें ताकि इसको और भी इंप्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम अपलोड करें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अगला सवाल करते हैं। पूरी वीडियो में आपको बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 3, जरा बताओ तो बच्चे, किसको किसको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3? 2/0.05 का मान क्या होगा? 2/0.05 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2/0.05? देखो, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, यकीन मानो। मैं करके आपको दिखाता हूँ। अगर देखो नीचे जो है पॉइंट है ना, नीचे दशमलव है, नीचे डेसिमल है, तो आप क्या करना, जितने अंक के बाद डेसिमल है उतने अंक से गुणा कर देना। आप कहने का मतलब क्या है समझो। जैसे कि मान लो नीचे है 0.05, मुझे बताओ कि कितने अंक के बाद दशमलव है। यहाँ से देखो 1 2 अंक के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, दशमलव है, यानी आपको गुणा किससे करना है? 100 से गुणा करना है। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद दशमलव होता, 3 अंक के बाद दशमलव होता, तो आपको गुणा किससे करना होता? 1000 से गुणा करना होता, मतलब 3 0 से। अगर 4 अंक के बाद, 4 डिजिट के बाद पॉइंट होता, तो आपको गुणा किससे करना होता? 10,000 से, यानी 4 0 से। समझ में आ रही है बात? तो देखो, आसान सा सवाल है, आसान सी बात है, हम कर लेते हैं इसको। इसमें 2 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव है, यानी हम 100 से गुणा करेंगे। अब गुणा कहाँ करना है? गुरुजी आपने बता तो दिया कि गुणा करना है, पर कहाँ गुणा करें, हम किस में गुणा करें, ये तो बताओ। बताता हूँ, सब्र रखो, बताता हूँ। तो 2 ऊपर है ना, तो 2 में भी 100 से गुणा कर दूंगा मैं,
और यहाँ नीचे ऊपर दोनों 100 से गुणा कर दूंगा, ऊपर भी 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा। तो ये क्या होगा बच्चे बताओ, ये हो गया 200 हो गया, और नीचे क्या हो गया, अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो क्या मुझे बताओ कि ये 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रखी हैं, शॉर्ट ट्रिक याद करना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि गुरुजी ने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक से मुझे सवाल करने हैं। मैं बता दूंगा, जिन बच्चों को भूल गया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो देखा करो रेगुलर। इस 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा 5, ठीक है, नीचे हो जाएगा 5। अब क्या ये आपके लिए आसान हो गया, 200 में 5 का भाग देना है। कौन नहीं दे लेगा बताओ, कौन बच्चा नहीं दे लेगा 200 में 5 का भाग। 200/5 क्या होगा, 5 का भाग 200 में आप दोगे तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर आएगा 40। भाग दे के देख लो भैया, 5 का भाग 200 में दोगे तो 5 चौके 20, ये 0 बचा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40। तो 40 आंसर हमारा होगा, आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब जरा मैंने आपसे बात करी कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो क्या शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई संख्या है, सपोज करो, मैं एग्जांपल से समझाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ तो एग्जांपल से ही समझाता हूँ। तो 1.05 सपोज आपके पास है, ठीक, 1.05 अगर आपके पास है, इसमें आपको 100 का गुणा करना है, तो 2 0 है ना यहाँ पे, तो ये 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 105। चलो इसी पर थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास 1.05 ही है, आपको 10 से गुणा करना है, कितना जीरो है इसमें एक ही जीरो है ना, तो एक डिजिट इधर खिसकेगा 0, यानी ये क्या हो गया बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके, ये होगा 10.5। देखो एक डिजिट ये इधर खिसक गया, एक डिजिट, तो 10.5 हो गया। अगर आपको इसी में ना 1000 से गुणा करना होता, 1.05 में अगर आपको 1000 से गुणा करना है तो इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो है ना, तो अब आप इसको कितने अंक इधर खिसकाओगे, इसको खिसकाओगे 3 अंक। लेकिन कहोगे गुरुजी धोखा हो गया हमारे साथ, क्या हो गया भाई, क्योंकि इसमें 2 ही जीरो हैं, हमें 3 अंक खिसकाना है, तो हम क्या करें। तो मैं कहूँगा भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम कर, 1.05 है ना, इसके आगे एक और जीरो बढ़ा लो आप, और 3 अंक इधर खिसका लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 1050। आसान है ना, आसान है, बोलो आसान है, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई, जिसको भी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ मुझे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, 4th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, ये भी मानसिक योग्यता वाला यानी मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट यानी भिन्न आकृति वाला क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें, 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, इनमें से 3 आकृतियां किसी न किसी विधि से, किसी न किसी प्रकार से एक समान है, यानी कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, लेकिन एक आकृति ऐसी है जो सबसे अलग है, जो अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग है, तो उसको हमें छांटना है, बताना है कि कौन सी आकृति सबसे भिन्न है। जरा बताओ होशियार बच्चे हो, ये देखो ऑप्शन ए में ये रॉकेट जो है, मतलब एक रॉकेट आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, वही रॉकेट वही है, लेकिन इसकी मुंडी जो है इधर घुमा दी गई है, थोड़ा पलट दिया गया है। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो इसको और ऐसे घुमा करके इस तरह से इसकी मुंडी इधर कर दी गई है, जबकि रॉकेट वही का वही है। लेकिन सी में ध्यान देना मेरे बच्चे, सी में ध्यान दो प्यारे बच्चों, कि सी में क्या है ना, इसकी पूंछ गायब है यहाँ से, है ना, सी में पूंछ गायब है, ध्यान से देखो, तो सी ही सबसे अलग है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जिन भी बच्चों को आंसर्स आता है, सबसे पहले मेरे बताने से पहले आप खुद सॉल्व करके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ताकि आपकी और बेहतर प्रैक्टिस हो सके। मैं चाहता हूं कि आप सभी की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख दो। और ध्यान रखो, जो भी बच्चे सारे आंसर सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको मैं एक एक हार्ट जरूर दूंगा, दिल जरूर दूंगा, लव जरूर करूंगा उनके कमेंट को। तो आप ये काम जरूर कर लेना कि 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना, 15 के 15 क्वेश्चन के बारे में लिखना कि इसका कौन सा आंसर सही है। चाहे आपको आता हो अच्छी तरीके से, चाहे नहीं आता हो, लेकिन एक बार कोशिश तो करो, एक बार प्रयास तो करो, ऐसे हार नहीं मानना है ना आपको। आगे चलो, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो इसी क्वेश्चन की मैंने बात करी थी कि मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न ग्राफ एक फल दुकानदार द्वारा 5 दिनों में एक आम के डिब्बे में से बेचे गए आमों की बिक्री को दर्शाता है। चलो भाई ठीक है, कहना क्या चाह रहा है भाई, सीधी सी बात में समझो कि एक दुकानदार है जो आम बेचता है, और ये ग्राफ क्या दर्शाता है कि उसने कितने आम बेचे हैं, इसी चीज़ को ये ग्राफ दर्शाता है। अब इस ग्राफ को जरा समझते हैं कि भाई क्या दर्शाता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ लो, तुम्हारे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है। द अबव ग्राफ शोज द सेल ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय ए फ्रूट शॉपकीपर फ्रॉम ए मैंगो बॉक्स इन 5 days। 5 दिनों में आम कितने बिके, इसी चीज़ को दर्शाता है ग्राफ। इफ देयर वर स्टिल 25 मैंगोज लेफ्ट इन द शॉपकीपर्स बॉक्स, हाउ मेनी मैंगोज वेर देयर इन द बॉक्स। सबसे पहले तो आप समझो, मैं ग्राफ आपको समझाता हूँ। देखो क्या है ना कि इसमें ये दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 4 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। 5 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और ये कितने आम बिके वो दर्शा रहा है।
अब ऐसा नहीं है कि 4 आम बनाए गए हैं इसका मतलब 4 आम बिके, नहीं 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 नहीं, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक फिगर बराबर 25 आम। कितने? एक फिगर बराबर 25 आम। अब जरा सबको जोड़ो तो क्या कितने आम कुल बिके, यानी सब पूरे दिन मिला करके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, सबको मिला करके कितने आम बिके हैं। तो मैं अगर पिक्चर्स गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पिक्चर्स कुल हैं, यानी आम की 15 तस्वीरें हैं, 15 फोटो है कुल। तो अब एक आम की फोटो कितने आम को दर्शाता है? 25 आम को। तो अगर 15 आम की फोटो है, 15 आम का पिक्चर है, तो ये कितने आम को दर्शाएगा? 15 गुणे 25, यानी कुल मिला करके कितने आम हैं बताओ। तो मैं थोड़ा सा लेजी हूँ तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है ना। 15 गुणे 25 यानी 375 आम कुल है भाई। 375 आम, कितने आम? 375 आम कुल है। 375 आम कुल बिके हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दुकानदार के डिब्बे में अभी भी 25 आम बचे हैं तो डिब्बे में कुल कितने आम थे। देखो एक डिब्बा था दुकानदार के पास, जिसमें से कुल मिलाकर के 5 दिनों में हमने कितना आम बेच दिया, दुकानदार ने कितना आम बेच दिया? 375 आम बेच दिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 375 आम बेचने के बाद भी इसमें कितने आम बचते हैं? 25 आम बचते हैं। तो बताओ बच्चों कि कुल कितने आम हुए? 375 प्लस 25, ये कुल मिलाकर के 400 आम हुए। अरे गुरुजी बहुत आसान सवाल था ये, तो मैं तो इसको बहुत कठिन समझ रहा था, लेकिन एक क्वेश्चंस बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन इसको आपको छोड़ के आपको अब नहीं आना है ना, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। 400 आम, कुल 400 आम थे, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, 400 आम। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि सर मुझे ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, जो ग्राफ वाला आम वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख करके बताओ। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर से दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। मिरर इमेज वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये भी। देखो क्या है कि आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है, ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, ये इस तरह की कुछ यूं लाइनें, भाई कुछ कंघी जैसा कुछ दिख रहा है, वो मिरर है, यानी दर्पण है, कांच है वो, है ना। और इसके आपके पास क्या है, एक समस्या आकृति है और 4 आंसर फिगर है, 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसका मिरर इमेज है, यानी दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। तो जरा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा, लेकिन एक चीज़ सबसे पहले आप गौर करो कि सर्कल इधर है, सर्कल यानी वृत्त इधर है, तो सबसे पहले वृत्त बनेगा, उसके बाद ही ट्रायंगल बनेगा कहीं ना कहीं। सबसे पहले वृत्त बनेगा, उसके बाद ही कहीं ट्रायंगल बनेगा, है ना। क्योंकि जो चीज़ मिरर के नज़दीक रहेगी वो मिरर के नज़दीक बनेगी। सबसे पहले वृत्त बनेगा, उसके बाद ट्रायंगल बनेगा। तो ऑप्शन ए में देखो, पहले ट्रायंगल है फिर जो है वृत्त है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी हो सकता है सही। सी में देखो, सी में तो ऊपर नीचे है, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। डी में देखो, डी में क्या है कि ये दोनों सेंटर में है, जबकि ये सेंटर में तो नहीं है एकदम, तो ये भी गलत है। यानी बी ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है, यही इसका मिरर इमेज है। यानी इस आकृति को अगर आप शीशे में देखोगे तो कुछ इसी तरह की दिखाई देगी। बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। रमेश और सुरेश की आयु का योग 55 वर्ष तथा अनुपात 6.6 संबंधी 5 है। तो सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ एज ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 55 years and the ratio is 6:5. Then find the age of सुरेश। ध्यान रखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चन है ये, आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। उससे पहले अगर आपको एक बार और बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद एक इस तरह के बेल आइकन होगा, इस तरह का बेल आइकन, इसको दबा लेना और ऑल पे क्लिक कर देना। ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, जो भी पूरी सीरीज़ आपको देखनी है ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। 7वें क्वेश्चन को करते हैं कि रमेश और सुरेश की आयु का योग 55 वर्ष तथा अनुपात 6 संबंधी 5 है। तो बताओ भाई कौन कौन इस क्वेश्चन को कर लेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, आप क्या करना, सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसको जोड़ लेना। तो 6 + 5 ये कितना हो गया, 6 + 5 ये हो गया 11। अब जोड़ने के बाद ये कहा जा रहा है आपको कि दोनों की आयु का योग कितना है, आयु का योग है 55। तो 55 में 11 का भाग दे देना, 55 में 11 का भाग दे देना, कितना आया 5।
है ना, 5 आया। अब एक बात समझो, इन दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, मैं बताऊंगा कब ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, 2 बच्चे हैं, रमेश और सुरेश, तुम्हारे जैसे ही बदमाश बच्चे, 2 शैतान बच्चे हैं, रमेश एंड सुरेश, ठीक है। एक बड़ा है, एक छोटा है। उनका अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, उनके एज का जो रेशियो है वो है 6:5। तो एक बात बताओ कि पहले रमेश की बात की जा रही है कि पहले सुरेश की बात की जा रही है? पहले रमेश की बात की जा रही है। तो अगर पहले रमेश की बात की जा रही है तो रमेश का एज आप मानोगे 6 और सुरेश की एज आप मानोगे 5, ठीक है। पहले रमेश की बात की जा रही है तो रमेश की एज 6 और सुरेश की एज 5। अब 6 और 5 में ना गुणा कर दोगे इस 5 का तो एज निकल आएगा, रियल एज, ठीक है। अभी तो हमने मान रखा ना, ये अनुपात में ऐसे ही मानते हैं सबसे पहले, उसके बाद इससे गुणा कर देते हैं। तो रियल एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का 6 में गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 6 करेंगे तो यानी 30। 30 किसकी आयु है? रमेश की, क्योंकि सबसे पहले रमेश की बात की जा रही है। 6 में हमने गुणा किया ना, तो ये है रमेश की आयु। उसके बाद अगर मैं 5 में 5 का गुणा करूंगा तो ये किसकी आयु निकल के आएगी बताओ? 5 × 5 = 25, यानी ये सुरेश की आयु निकल के आएगी। किसकी आयु? सुरेश की आयु। हमसे क्या पूछा है? हमसे तो सुरेश की आयु पूछी गई है, तो सुरेश की आयु होगी 25 ईयर्स, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। आसान क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार और आप इस वीडियो को देख लेना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिगर क्रिएशन, आकृति निर्माण वाला क्वेश्चन है। क्या करना होता है आपको ये करना होता है कि ऑप्शन में जो फिगर दिया हुआ है उसके कई सारे टुकड़े दिए हुए हैं, तो इन टुकड़ों को जोड़ करके बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी, है ना, कौन सी आकृति बनेगी, यही आपको बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि इसमें कितने टुकड़े हैं। 1 2 3, 3 टुकड़े हैं ना। इसमें देखो कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, तो ये तो होगा नहीं, भगो यहाँ से तुम। ये देखो, इसमें ये थोड़ा टेढ़ा सा है, ऐसा टेढ़ा सा, और इसमें कोई टुकड़ा ऐसा है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बताओ 1 2 3 4 टुकड़े, क्या मुझे 4 टुकड़े की ज़रूरत है? नहीं, मुझे 3 ही टुकड़े की ज़रूरत है, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? एक ही ऑप्शन तो बच रहा है भाई, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, पूरी वीडियो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, और 10 क्वेश्चन करने के बाद मैंने आपको बताया ना कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पैसेजेस से लेकर आने वाला हूँ, पैसेजेस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन जरूर करके जाना आप। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, आपके स्क्रीन पर है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? A completes a work in 12 days while B completes the same work in 36 days. If both of them work together, in how many days will the work will be finished by them? अब क्या कह रहा है, 2 बच्चे हैं, फिर से वही शैतान बच्चे, A और B। 2 बच्चे हैं, इसका नाम A है और इसका नाम B है। अब क्या कहा जा रहा है कि B के पास ना थोड़ी ज़्यादा ताकत है। नहीं, B कमज़ोर है, A के पास ज़्यादा ताकत है, ये थोड़ा बलवान है। ये जब किसी काम को करता है ना, जिस काम की बात हो रही है, सपोज करो कि आप घर जोड़ना है, दीवार जोड़ना है ना, दीवार जोड़ना है, सपोज करो ऐसे ईंट से दीवार जोड़ना है, मान के चलो, ठीक। तो ये जो है ज़्यादा बलवान है, यानी इस काम को वो 12 दिनों में ही पूरा कर लेता है, जबकि जब यही काम बी को दिया जाता है तो ये 36 दिन लगा देता है इसी काम को करने में, 36 डेज। मतलब ये थोड़ा कमज़ोर है, धीरे धीरे काम करता है, आलसी आदमी है। तो आलसी कौन है? बी भैया आलसी है। ये 36 दिन में काम करता है, जबकि ए जो है बहुत तेज़ी से काम करता है और इस काम को 12 दिन में ही पूरा कर देता है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। अब क्या हुआ कि दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया, कहा भाई हमें काम और जल्दी चाहिए, 12 दिन से भी जल्दी चाहिए, तुम दोनों मिलकर इस काम को करो। तो हमसे वही पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, है ना। मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करो आप, सबसे पहले ए इस काम को 12 दिन में करता है तो ए की कैपेसिटी निकाल लो, मतलब एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो आप लिखोगे 1/12, ठीक है। एक दिन में बी कितना काम करेगा, तो आप लिखोगे 1/36। अब अगर दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो एक दिन में ये करता था 1/12 और ये करता था 1/36। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों जोड़ना चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं आपस में? जी बिल्कुल। तो 1/12 प्लस 1/36, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये जो काम निकल के आएगा ना, ये जो काम निकल के आएगा ये दोनों द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी दोनों जब मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में 1/12 प्लस 1/36 काम करेंगे। अब इसको जोड़ने तो आपको आता है ना, कई बार मैंने सिखाया है,
मैंने आपको सिखाया है बहुत बेसिक से। आप अगर मेरा कोर्स लेते हो ना तो उसमें हमने बेसिक से ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं कि कैसे जोड़ना है, भिन्न का जोड़ कैसे होता है, उससे लेकर के छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े से बड़े एडवांस क्वेश्चन तक हमने कवर किए हैं। तो कोर्स ज़रूर ले लेना। 1/12 प्लस 1/36 को जोड़ते हैं। तो 1/12 और 36 को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो 36 का लसा निकालेंगे। क्या होगा, 36 और 12 का लसा निकालेंगे तो ये 36 ही आएगा, और 12 का भाग देंगे 12 3 36, तो ऊपर 3 हो जाएगा। जोड़ने आता है ना, अगर आपको जोड़ने नहीं आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में सिखा दूंगा, फिलहाल आप इन दोनों को जोड़ो। तो 3 + 1 यानी कि 4/36, 4/36। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 4 × 4, 4 × 9 36 यानी 1/9 हुआ। तो यानी कि दोनों जब मिल करके काम करेंगे ना मेरे भाई, जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो 1/9 काम एक दिन में खत्म कर देंगे। एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/9। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कितने मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे। आपसे तो ये पूछा गया है कि ये दोनों मिल करके कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आंसर तक पहुंच गए हो आप। कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट दो। आप जो 1/9 है ना, इसको आप 9/1 लिख दो, 9/1। और 1 का मान तो कुछ नहीं होता है नीचे, 9 मतलब 9 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। जिन भी बच्चों को ये समझ में आ गया है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि सर मुझे ये समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पैसेजेस करेंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, फिगर कंप्लीशन यानी आकृति पूर्ति वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, एक आधी अधूरी आकृति दी हुई है आपको समस्या आकृति में यानी क्वेश्चन फिगर में। इसको आपको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ ऐसे घुमाओगे पेन अपना, और इसको एक सर्कल बना लोगे, है ना, सर्कल बना लोगे। अब आप ढूंढोगे कि इस तरह की आकृति जो मैं ये शेड कर रहा हूँ ना, इस तरह की आकृति जो मैं ये इसकी रंगाई पुताई कर रहा हूँ, इस तरह की आकृति कहाँ पे दिख रही है। तो बताओ मुझे कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। इस तरह की आकृति कहाँ पे बैठेगी, बी का ये नुकीला पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है, तो ये तो फिट बैठेगा नहीं। और ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे फैला हुआ है, तो ये भी फिट नहीं बैठेगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ऑप्शन ए ही इसमें फिट बैठेगा। देखो ध्यान से, अगर इसको आप इसमें फिट करोगे तो बिल्कुल ये सर्कल बन जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हमने मैथ्स के जो है कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। रीजनिंग के भी यानी मेंटल एबिलिटी के भी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए। और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि 10 क्वेश्चन में से आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे बढ़ते हैं हम पैराग्राफ्स पे यानी अनुच्छेद, आर्टिकल पे। आर्टिकल आसान क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन यानी कि 4 अनुच्छेद आते हैं। हर एक अनुच्छेद में, हर एक आर्टिकल में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस आर्टिकल में हम क्या करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप आर्टिकल पढ़ो। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन पर ये आर्टिकल दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आप इसको रेफरेंस के लिए फ्यूचर में रख भी सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस, आप इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और या तो स्क्रीन को पॉज करके अभी इसको पढ़ो। तब तक मैं हिंदी वाला पैसेज पढ़ता हूँ, ठीक। हिंदी वाला पैसेज, गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड सबसे छोटे पक्षियों का एक समुदाय है। इसमें से सबसे छोटे पक्षी की माप लगभग 5 सेंटीमीटर और भार 2.5 ग्राम से कम होता है। हमिंग बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ उड़ सकती है। हमिंग बर्ड 80 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। हमिंग बर्ड 1 सेकेंड में 80 बार अपने पंखों को फड़फड़ाता है। एक हमिंग बर्ड को 10 मिनट में खाना चाहिए। यदि हमिंग बर्ड को 10 मिनट में खाना नहीं मिले तो उसकी मौत हो जाती है। हमिंग बर्ड को हर रोज 77 बार खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। नर हमिंग बर्ड का कलर जो है बैगनी होता है, जो कि इसकी गर्दन के ऊपर तथा नीचे होता है। हमिंग बर्ड कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ता है, न कि पक्षियों की तरह, क्योंकि इनके उड़ने का तरीका अलग होता है। यह अपने पंखों को आगे से पीछे की तरफ हिलाते हैं, जबकि पक्षी उड़ने के लिए अपने पंखों को ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं। इनकी मांसपेशियों का वजन शरीर के वजन का 25% होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो पैसेज है, ये जो आर्टिकल है, इसमें हमिंग बर्ड के बारे में बात की जा रही है, यानी गुंजन पक्षी के बारे में बात की जा रही है। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको पढ़ लेना। मैं समअप करने के लिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमिंग बर्ड के बारे में बात की जा रही है, जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स कैन ए हमिंग बर्ड फ्लैप इट्स विंग इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में
1 सेकंड में कितनी बार हमिंग बर्ड अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है? आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेकंड में 80 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है। ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी 80 बार। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। हमिंग बर्ड की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ हमिंग बर्ड? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो हमिंग बर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिनट, इसमें क्या है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है ना, तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दिया ही नहीं हुआ है, और हमें क्या चाहिए? 5 सेंटीमीटर चाहिए ना, 5 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, यानी नन ऑफ दीज, यानी कोई भी आंसर सही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट वन। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, हिंदी वाले में से मैं पढ़ लेता हूँ। नर हमिंग बर्ड का कलर होता है, कौन से कलर का नर हमिंग बर्ड होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंगनी कलर का होता है। नर हमिंग बर्ड जो है बैंगनी कलर का होता है, तो ऑप्शन क्या है? बैंगनी कलर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल मैं इंग्लिश मीडियम वाले पैसेज से पढ़ता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो को देखते हैं। विच वे डू बर्ड्स यूजुअली मूव देयर विंग्स टू फ्लाई? मतलब जो पक्षियाँ होती हैं, नॉर्मल जो बर्ड्स होती हैं, वो किस तरह से अपने पंखों को हिलाती हैं उड़ने के लिए? तो इसका ऑप्शन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वाइल बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम देखो कहाँ है भाई? टॉप टू बॉटम, पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है, टॉप टू बॉटम, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है, ऊपर से नीचे, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन। वीडियो के अंतिम छोर पे हम आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब तो जरूर दें, इस क्वेश्चन का जवाब और जरूर दो आप। और जितने भी बच्चे 15 के 15 क्वेश्चन करेंगे, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि आपको हार्ट जरूर करूँगा, मेरे आपके कमेंट को मैं लव जरूर करूँगा, हार्ट जरूर दूंगा, दिल एक सबको आपको मिलेगा, जितने भी बच्चे 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमिंग बर्ड्स की मांसपेशियों का वजन इनके शरीर का कितने प्रतिशत होता है? 15%, 40%, 80% और 25%। क्या है ऑप्शन? क्या सही होगा बताओ? 25%। 25% ऑप्शन कहाँ है? 25%। देखो 25% यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि इनकी मांसपेशियों का वजन शरीर के वजन का 25% होता है, तो 25% इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली है। आपको जाते जाते एक बार और बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज या फिर मेमोरी कार्ड कोर्सेज, जिन्हें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मंगवा सकते हैं। 7897293790 या फिर 6260388361 पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन कोर्सेज को मंगा सकते हैं, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि आपका नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो ही जाना है। मैं लिख के गारंटी देता हूं, अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया, कोर्सेज ले लिए, तो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो डेली चाहिए तो, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। ये ऐप जो है नवोदय क्विज नाम से, ये डाउनलोड कर लेना और हमें 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दो। ये ऐप डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। आपको शर्माना नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो। कोई डाउट रह जाता है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। आगे आपसे मिलते हैं कुछ नए सवाल के साथ, कुछ और अच्छे सवाल के साथ अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।